आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पूरी दुनिया की सियासत को इम्पैक्ट कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग, चीन का सैन्य ताकत का प्रदर्शन और भारत, चीन और रूस के रिश्तों का बदलना और उनके बदलते समीकरण। हाल ही में जो ये पूरी घटना हुई है, इसने पूरी दुनिया की सियासत को इम्पैक्ट किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दी है और बीजिंग में हुई विक्ट्री डे परेड ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ये घटनाएं क्यों महत्वपूर्ण है, इनका भारत और वैश्विक सुरक्षा पर क्या असर है और इस पूरे मुद्दे का क्या असर हम पर हो सकता है, इसी बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जंग चल रही है और अब अपने 42वें महीने में ये जंग प्रवेश कर चुकी है और इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र का 99.7%, डोनेट्स्क का 79%, जापोरिजिया का 74% और खेरसान का 76% हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया है। हाल ही में खार्किव क्षेत्र के एक शहर के आधे हिस्से पर भी रूस ने कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव के मुताबिक रूस ने जापोरिजिया में 408 हमले किए हैं, जिसमें मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल हुआ है। कीव इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमलों में एक दिन में कम से कम 35 लोग घायल हुए हैं, जिनमें डोनेट्स्क और खेरसान क्षेत्र के 14 लोग शामिल हैं। रूस का यह दावा है कि उसने 24 घंटे में 170 यूक्रेनी ड्रोन और 5 हवाई बम खत्म कर दिए हैं, जबकि यूक्रेन का कहना है कि उसने 430 रूसी ड्रोन और 21 मिसाइलें मार गिराई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ये कहा है कि अगर यूक्रेन बातचीत के जरिए युद्ध नहीं रोकता तो रूस अपनी पूरी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेगा। पुतिन का मानना है कि ये जंग पश्चिमी देशों, खासकर नेटो द्वारा यूक्रेन को अपने गठबंधन में शामिल करने की कोशिशों का नतीजा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस बीच पेरिस में यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकात की है और नेटो से और हथियारों की मांग भी की है, लेकिन रूस के लगातार हमलों की वजह से यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हो रहा है। कीव पर हाल ही के हमलों में 21 लोग मारे गए हैं और 48 लोग घायल हुए हैं। 3 सितंबर 2025 को बीजिंग के थियानमेन चौक पर चीन ने अपनी विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर जीत की 80वीं एनिवर्सरी थी, उसके अब उपलक्ष्य पर ही रखी गई थी, उस ओकेजन पर रखी गई थी। इस परेड में 10,000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया और चीन ने अपनी उन्नत सैन्य तकनीक का प्रदर्शन किया है। इसमें DF-5C न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी जो अटैक करने की कैपेबिलिटी है वो 20,000 किलोमीटर है, 20,000 किलोमीटर है, और DF-61 मिसाइल जो परमाणु हथियारों से लैस हो सकती है, ये भी इस परेड में शामिल थी। इसके अलावा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, YJ-21 एंटीशिप क्रूज मिसाइल और JL-3 पनडुब्बी लॉन्च मिसाइलें भी इसमें दिखाई गई है। इस परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की मौजूदगी ने इसे और भी अहम बना दिया है और ये पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बन गई है। दोनों नेताओं का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मंच साझा करना एक सांकेतिक संदेश था, जो पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका और नेटो के लिए एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक DF-5C मिसाइल की रफ्तार मैक 10 तक हो सकती है, जो इसे किसी भी रक्षा प्रणाली को भेजने में कैपेबल बनाती है। चीन ने इस परेड के जरिए न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत दिखाई है, बल्कि ये भी संदेश दिया है कि वो रूस और बाकी गैर पश्चिमी देशों के साथ मिलकर एक नया वैश्विक समीकरण बना रहा है। स्वीडन ने ये चेतावनी दी है कि इस परेड ने नेटो के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि रूस और चीन की साझेदारी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। इस पूरे इंसिडेंट में भारत का रोल भी बेहद अहम है। शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात ने वैश्विक सियासत में हलचल मचा दी है। इस समिट के दौरान पुतिन और मोदी ने 1 घंटे तक रूस की लग्जरी कार और सीनेट में बातचीत की थी, यानी PM मोदी और जो रशियन राष्ट्रपति हैं उनके बीच एक घंटे लंबे तक की एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स पर। मॉस्को के विश्लेषकों का ये कहना है कि ये मुलाकात गोपनीय थी, सीक्रेट थी, जिसमें कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई है। पुतिन ने खुले तौर पर कहा है कि भारत और चीन जैसे देशों को कोई भी ताकत धमकाकर उनके स्वतंत्र व्यापार को नहीं रोक सकती।
ये जो बयान है ये अमेरिका के उस कदम के जवाब में था जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया था। और ये जो 50% टैरिफ है ये एक पेनल्टी के तौर पर है भारत पर रूस के साथ व्यापार करने के लिए। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत की रूस और चीन के साथ नजदीकी पर सवाल उठाए और इसे शर्मनाक भी बताया, लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो अपनी विदेश नीति में संप्रभुता को, अपनी सॉवरेनिटी को प्राथमिकता देता है। भारत और रूस के बीच दशकों पुराने रिश्ते हैं और भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखे हुए है, जो उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी तरफ चीन और भारत के रिश्तों में भी सुधार देखा जा रहा है। एससीओ समिट में शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के बजाय साझेदार के रूप में देखना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस समय यूरोपीय देशों के साथ मिलकर रूस का मुकाबला करने की रणनीति बना रहे हैं। पेरिस में उनकी हालिया मुलाकातें इस बात का एक संकेत है कि यूक्रेन अब अमेरिका से ज्यादा यूरोप पर निर्भर करना चाहता है। लेकिन नेटो देशों में भी चिंता बढ़ रही है। स्वीडन ने यह दावा किया है कि रूस यूक्रेन के बाद नेटो देशों को निशाना बना सकता है। स्वीडन का कहना है कि चीन की जो विक्ट्री डे परेड थी और पुतिन की जो आक्रामक बयान है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि रूस और चीन एक बड़ा गठबंधन बना रहे हैं। नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने यह चेतावनी भी दी है कि रूस का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। यूक्रेन ने नेटो से और हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग भी की है, लेकिन रूस के हमले इतने ज्यादा तेज हो गए हैं, इतने ज्यादा फास्ट हैं कि यूक्रेन को हर दिन भारी नुकसान हो रहा है। तो दूसरी तरफ ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का प्रस्ताव भी रखा है और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक मीटिंग का सुझाव भी दिया है। लेकिन पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही बात करेंगे, जिसमें यूक्रेन का नेटो में शामिल न होना और रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को मान्यता देना भी शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम का वैश्विक सियासत पर गहरा असर पड़ रहा है। रूस और चीन की साझेदारी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है, कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। दोनों देशों ने गैस पाइपलाइन पावर ऑफ साइबेरिया 2 पर समझौता किया है, जो अगले 30 साल तक चीन को रूसी गैस की आपूर्ति करेगा। वहीं भारत और चीन जैसे देशों का रूस के साथ व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर रूस के साथ व्यापार करने के लिए प्रतिबंधों की चेतावनी दी है, यानी कि उन पर कई सैंक्शंस लगाए जाएंगे। लेकिन इन देशों ने यह साफ कर दिया है कि वो अपनी नीतियां अमेरिका के दबाव में नहीं बदलेंगे। यानी कि जो ये एक इकोनॉमिकल प्रेशर बनाने की कोशिश अमेरिका की है, वो उतनी इम्पैक्टफुल नहीं नजर आ रही, ना ही भारत के केस में और ना ही बाकी देशों के केस में। भारत ने ये कहा है कि रूस के साथ उसका व्यापार उसकी राष्ट्रीय जरूरतों के लिए अहम है। यूक्रेन के लिए उसका जो फ्यूचर है वो काफी अनसर्टेन है। अगर ये जंग ऐसी ही चलती रही तो या तो यूक्रेन को अपनी जमीन रूस को सौंपनी पड़ सकती है, या रूस और बड़ा कोई हमला करके और इलाकों पर कब्जा कर सकता है। अगर नेटो ने डायरेक्टली इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, डायरेक्टली इसमें इंटरवीन नहीं किया, तो ये जंग एक बड़े वैश्विक युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो सकती है। तो ये थी रूस और यूक्रेन की जंग की चीन की सैन्य ताकत और भारत, रूस और चीन के रिश्तों की पूरी कहानी। ये घटनाएं न सिर्फ यूरोप बल्कि एशिया और पूरी दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या रूस और यूक्रेन के बीच शांति संभव है या ये तनाव और बढ़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।